In today's lecture, we'll discuss solution. सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं, कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है? NaCl प्रेजेंट है। इस NaCl को हमने किस में डाला है? वाटर में डाला है और रिजल्ट में हमारे पास एक सॉल्यूशन आया है। इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये सॉल्यूशन किस चीज़ का सॉल्यूशन है? NaCl का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जो चीज़ हमने डिज़ोल्व करी है वो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट है और जिसमें डिज़ोल्व किया है वो हमारे पास सेकंड कंपोनेंट है। तो जिसको हम लोग डिज़ोल्व कर रहे होते हैं उसको सॉल्यूट कहते हैं और जिसमें डिज़ोल्व किया जा रहा है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो सॉल्ट है वो बन जाएगा हमारे पास सॉल्यूट एंड जो हमारे पास वाटर था वो बन जाएगा सॉल्वेंट। नाउ हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? तो इसके लिए हमारे पास पहला मेथड होता है मास मेथड। फर्स्ट मेथड का नाम है मास मेथड। मास मेथड कब एप्लीकेबल है? जब हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों किस फेज में होते हैं? सेम फेज में होते हैं, या दोनों सॉलिड या दोनों लिक्विड या दोनों गैसेस। तो सेम फेज में हम लोग क्या करते हैं कि जिसका अमाउंट कम होता है, जिसका अमाउंट हमारे पास कम है वो हमारे पास बनता है सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट हमारे पास ज़्यादा होता है, जिसका अमाउंट हमारे पास ज़्यादा है वो बनता है हमारे लिए सॉल्वेंट। तो वो हमारा सॉल्वेंट है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास अल्कोहल है। अल्कोहल किस फेज में होती है? लिक्विड फेज में होती है। और हमारे पास वाटर है। वाटर भी किस फेज में होता है? लिक्विड फेज में होता है। इन दोनों को ऐड करके हमने एक सॉल्यूशन बनाया है। तो जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसमें जो अल्कोहल है उसका जो अमाउंट है वो 20 ml है और जो वाटर है उसका अमाउंट कितना है? हमारे पास 200 ml है। तो हमारे पास जो अल्कोहल है वो बन जाएगी सॉल्यूट एंड हमारे पास जो वाटर है वो बन जाएगा सॉल्वेंट। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है, इसको कहते हैं हम मास मेथड। सेकंड मेथड हमारे पास होता है फेज मेथड। सेकंड मेथड है हमारे पास फेज मेथड। फेज मेथड हम लोग कब लगाते हैं? जब हमारे पास डिफरेंट फेजेस होते हैं। डिफरेंट फेजेस होते हैं। डिफरेंट फेज होने चाहिए, मतलब अगर आपका सॉलिड जो है वो सॉलिड है तो सॉल्वेंट आपका सॉलिड नहीं हो सकता, उसके अलावा लिक्विड या गैसेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट वो सॉलिड नहीं होगा क्योंकि दोनों के फेज आपको क्या करने हैं? अलग अलग करने हैं। एग्जाम्पल के लिए अगेन NaCl लिया और NaCl के साथ हमने वाटर ले लिया, NaCl प्लस वाटर। तो NaCl सॉलिड होता है, वाटर हमारे पास क्या होता है? लिक्विड होता है। रिजल्ट में आपको मिलेगा NaCl का सॉल्यूशन। नाउ जो NaCl का सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड फॉर्म में आया है। इसका मतलब जो हमारे पास सॉल्यूशन का फेज होता है वही फेज किसका होता है? हमारे सॉल्वेंट का होता है। तो अगर वो लिक्विड फेज में आपका सॉल्यूशन बना है तो हमने जो अपना लिक्विड लिया था सॉल्यूशन को बनाते टाइम वो हमारे पास कौन होगा? सॉल्वेंट, जो इस केस में कौन है? वाटर। तो NaCl हमारे पास क्या बन जाएगा? सॉल्यूट बन जाएगा। ना होमोजीनियस मिक्सचर का मीनिंग क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सिस्टम। दैट मीन्स ये जो हमने NaCl का सोल्यूशन बनाया है अगर इसको हम टेस्ट करेंगे तो हर एक सिप में हमें किसका टेस्ट आएगा? सॉल्ट का टेस्ट आएगा। ऐसा नहीं होगा कि स्टार्टिंग की 2 सिप में सॉल्ट का टेस्ट आ रहा है फिर सॉल्ट का टेस्ट आना बंद हो गया फिर बिल्कुल एंड में आपको सॉल्ट का टेस्ट आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है वो पूरे के पूरे सिस्टम में क्या होती है? यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होती हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? होमोजीनियस नेचर कहते हैं। नाउ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं? जो हमारे पास कंपोनेंट होते हैं उसमें जो पहला कंपोनेंट है सॉल्यूट उसको हम स्टार्टिंग में लिखते हैं और जो सेकंड कंपोनेंट हमारे पास है सॉल्वेंट उसको हम एंड में लिखते हैं। नेक्स्ट वी हैव टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें पहला टाइप हमें पढ़ना है सॉलिड इन लिक्विड। तो यहाँ जो सॉलिड हमारे पास है वो है हमारा सॉल्यूट एंड लिक्विड हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट है। नाउ जब सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है, लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है तो उस प्रोसेस का नाम होता है डिसोल्यूशन। इस प्रोसेस का नाम होता है डिसोल्यूशन। नाउ ये जो प्रोसेस होती है इसमें हीट रिलीज भी हो सकती है या फिर क्या हो सकती है? एब्जॉर्ब भी हो सकती है। मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस 2 कैटेगरी में आ सकता है, या तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस, या फिर हमारे पास ये कैसी प्रोसेस होगी? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। नाउ एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग NaCl लेते हैं और NaCl को किस में डिज़ोल्व कर रहे हैं? हम लोग वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं। हमारे पास NaCl था और NaCl को किस में डिज़ोल्व कर रहे थे? हम लोग वाटर में डिज़ोल्व कर रहे थे। तो वाटर के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस होते हैं
और जो हमारे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, इन इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस में जाते हैं। तो जो भी हम लोग सॉल्ट डिज़ोल्व कर रहे हैं वो सारा का सारा सॉल्ट कहाँ जाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस में जाएगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पर 4 इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस क्या है प्रेजेंट हैं और हमने क्या किया, सॉल्ट को डिज़ोल्व किया, बट सॉल्ट ने सिर्फ एक ही इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस को क्या किया, ऑक्यूपाई किया, तो अभी भी हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, एम्प्टी है। तो हम इसमें और ज़्यादा NaCl क्या कर सकते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो जब हमारी लिमिट जितनी होती है उतना हम सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं कर रहे हैं, उतना सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइप का सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, जिसमें अभी आप और भी सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। और अगर हमने इतना सॉल्यूट ऐड कर दिया कि उसने सारे के सारे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस क्या कर लिए हैं, ऑक्यूपाई कर लिए हैं, तो उसके बाद आपका जो सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, बिकॉज हमारे सारे के सारे IMS क्या हो चुके हैं, फिल हो चुके हैं। तो अब जो आप सॉल्यूट डालोगे वो सॉलिड IMS में जा नहीं पाएगा, तो वो सॉल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर इनसॉल्युबल रहेगा। तो अगर हम सारे के सारे IMS को फिल कर देते हैं तो उसके बाद सॉलिड जो है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है। तो व्हेन वी कैन ऐड नो मोर सॉल्यूट इन अवर सॉल्यूशन, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बेसिकली कौन सा सॉल्यूशन होता है जिसमें अभी भी और सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है, क्योंकि IMS हमारे पास क्या है, फ्री है। सो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेट। जब हम सारे के सारे IMS फिल कर देते हैं तो उसके बाद हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, तो व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, उस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ हमारे पास एक इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है और इस इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस को जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो 100% क्या कर चुके हैं, ऑक्यूपाई कर चुके हैं। दैट मीन्स सैचुरेशन लेवल आ चुका है और ये सॉल्यूशन किस कैटेगरी का है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैटेगरी का है। नाउ अगर हम क्या करें, इस सॉल्यूशन को हीट करते हैं, तो हीट करने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से अवे जाने लग जाते हैं। तो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल यहाँ चला जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा, लाइकवाइज ये वाला मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा और ये वाला मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, अब एक्स्ट्रा गैप क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। एक्स्ट्रा गैप हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और इस एक्स्ट्रा गैप के अंदर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हीट किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो गैप होते हैं वो ज़्यादा ओपन हो जाता है और एक्स्ट्रा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। और उस एक्स्ट्रा स्पेस के अंदर हम लोग अपना एक्स्ट्रा सॉल्यूट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन बेसिकली क्या हो गया, व्हेन मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड into a saturated solution by heating it। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो लिमिट से कम डाला है और भी ऐड हो सकता है तो वो अनसैचुरेट है। लिमिट हिट करके और ऐड नहीं किया जा सकता, वो हमारे पास सैचुरेटेड है। सैचुरेट को हीट करके एक्स्ट्रा गैप क्रिएट करके एक्स्ट्रा सॉल्यूट डाला, वो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। नाउ वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर रहे हैं, डिज़ोल्व कर रहे हैं, तब हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, वो हमें स्टडी करने हैं। तो पहला फैक्टर हमारे पास होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो लाइक डिज़ोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि अपने जैसा जो पर्सन होता है वो अपने जैसे लोगों के साथ ही क्या करता है, घुलता मिलता है, अपने जैसे ही फ्रेंड बनाता है वो। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारे पास एक पोलर सॉल्यूट होगा तो वो किस में डिज़ोल्व होना प्रेफर करेगा, एक पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना प्रेफर करेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारे पास जो सॉल्यूट है वो ईजिली क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर हमारे पास एक नॉन पोलर सॉल्यूट है और हमारे पास सॉल्वेंट भी कौन सी कैटेगरी का है, नॉन पोलर कैटेगरी का है, अभी भी दोनों क्या है, सेम ही है। तो लाइक डिज़ोल्व लाइक, अभी भी हमारे पास जो डिसोल्यूशन है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। बट अगर हम एक पोलर सॉल्यूट ले लें और उसके साथ एक नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें, तो इन दैट केस हमारे पास जो सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर आएगा कैन नॉट बी
डिजॉल्व। तो हमें बस ये चेक कर लेना है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है क्या वो दोनों सेम टाइप के हैं, दैट मीन्स पोलर हैं दोनों या नॉन पोलर हैं। पोलर एंड नॉन पोलर कभी भी आपस में मिक्स नहीं होंगे। पोलर पोलर के साथ मिक्स होता है, नॉन पोलर के साथ क्या होता है, मिक्स होता है, डिजॉल्व होता है। क्लियर? ये हो गया पहला फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्यूट। सेकंड फैक्टर हमारे पास टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रिएक्शंस दो कैटेगरी में डाले जाते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं वो किस टेम्परेचर पे फिजिबल होते हैं? दीज आर फिजिबल एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पर क्या होते हैं, फिजिबल होते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं NaCl और NaCl के साथ हमने वाटर यूज़ किया और हमने क्या क्रिएट कर दिया, एक NaCl का सॉल्यूशन क्रिएट कर दिया। तो ये जो प्रोसेस होती है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, यहाँ पर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे फिजिबल होती हैं। तो इस रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ली चैटलेर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में रन करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि हमारा सॉल्यूट क्या होगा, और भी ज़्यादा डिसॉल्व होने लग जाएगा। दूसरी होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होती है वो फिजिबल होती है एट लो टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर पर क्या होती है, फिजिबल होती है। एग्जाम्पल के लिए हमने यूज़ किया है Li2CO3 और इसमें डाला है वाटर, और ये जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस हुई है ये कैसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। नाउ अगर अब आप टेम्परेचर इंक्रीज करो तो ली चैटलेर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होने लग जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लग जाएगा। क्योंकि जो रिएक्शन है जो लो टेम्परेचर पे टेक प्लेस करते हैं वो टेम्परेचर डाउन करने पर क्या करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू ली चैटलेर प्रिंसिपल। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस लो टेम्परेचर पे फिजिबल हैं। तो ऐसे केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है हमारा, उसकी जो रेट है होने की वो क्या होगी, धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगी और अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इसलिए रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और रेट ऑफ डिसोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स थे जिसके ऊपर हमारे पास सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिपेंडेंट होती है in liquid solvent. So that's our app guys, and if you find this video helpful, please subscribe to this channel. Thanks.